डिग्रेडेशन ऑफ ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेंस कहाँ पे डिग्रेड होते हैं, लाइसोसोम के अंदर डिग्रेड होते हैं। और उनको कौन डिग्रेड करते हैं, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। और जो लाइसोसोम्स के अंदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स होते हैं वो किस पे काम करते हैं, हमें पता है एसिडिक पीएच पे और मेनली 5 पीएच पे काम करते हैं। लो पीएच जो होती है इस मैकेनिज्म टू प्रिवेंट एंजाइम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द सेल्स। लो पीएच पे क्यों काम करते हैं कि अपने सेल को ना डिस्ट्रॉय करते हैं। लो पीएच ऑप्टिमम इज अ मैकेनिज्म दैट प्रिवेंट द एंजाइम फ्रॉम डिस्ट्रॉइंग द सेल लीकिंग थ्रू द सेरोसोल विद द पीएच इज न्यूट्रल। अगर ये जो है हमारे न्यूट्रल हमारे सेल के अंदर लीक भी हो जाए तो ये कुछ नहीं कर सकते, क्योंकि सिर्फ और सिर्फ एसिडिक पीएच के अंदर काम करते हैं। और एसिडिक पीएच सिर्फ और सिर्फ लाइसोसोम के अंदर ही हो सकती है, क्योंकि लाइसोसोम के मेम्ब्रेन के अंदर हाइड्रोजन पंप होते हैं जो कि हाइड्रोजन को लाइसोसोम के अंदर पंप कर रहे होते हैं और एसिडिक पीएच क्रिएट कर रहे होते हैं। तो ये वाले एंजाइम सिर्फ उधर ही एक्टिवेट हो सकते हैं और ये बाहर नहीं एक्टिवेट होंगे। और जो है बाहर इसलिए एक्टिवेट होंगे क्योंकि अगर बाहर आके एक्टिवेट होगा तो सेल डाइजेस्ट कर लेंगे। गैग्स जो होते हैं उसको डिग्रेड करने में मंथ से लेकर महीने तक लग सकते हैं, कि डिपेंड करता है कि कौन सा गैग है। सबसे पहले कैसे होगा कि गैग्स को जो है हमें फेगोसाइटोसिस कराना पड़ेगा, क्योंकि गैग्स एक्स्ट्रा सेलुलरली पड़े हुए होते हैं, एक्स्ट्रा सेलुलर होते हैं। इनको पहले इन्वेजिनेट करेंगे और जो है फिर गैग्स की डिग्रेडेशन होगी। गैग्स जो है पहले फेगोसोम बनेंगे, फिर फेगोसोम लाइसोसोम से मिलेगा और फिर जो है डाइजेस्टिव एंजाइम्स के ऊपर काम करेगा। एक ही वेसिकल डाइजेस्टिव वेसिकल बन जाएगा, फिर उसके बाद डाइजेस्टिव एंजाइम काम करेगा। लाइसोसोमल डिग्रेडेशन, अच्छा डिग्रेडेशन किस तरीके से होती है, गैस क्या होती है, एक पॉलीसेकेराइड होती है ना, ठीक है। तो उसके अंदर क्या होगा कि एंडोग्लाइकोसाइडोसिस जब एंडो का वर्ड आता है ना, यानी कि कोई चेन वाली चीज़ है उसके बीच में कट्स लगेंगे। तो पहले कौन काम करेगा, एंडोग्लाइकोसाइडोसिस काम करेंगे। तो ये जो है उन हेटेरोपॉलीसेकेराइड्स को ओलिगोपॉलीसेकेराइड्स बना देंगे। और फिर फर्दर डिग्रेडेशन ओलिगोपॉलीसेकेराइड्स की कैसे होगी, सीक्वेंशियली होगी। यानी कि एक बड़ी सी ग्लाइकोमाइनोग्लाइकेन की चेन थी, उसके ऊपर एंडोग्लाइकोसाइडोसिस आए, उन्होंने क्या करा, उसको तोड़ दिया और ओलिगोसेकेराइड्स की चेन्स बना दी उन्होंने। अब वो कहाँ से डिग्रेड होगा, वो नॉन रिड्यूसिंग पार्ट जो होगा वहाँ से डिग्रेड होगा, ठीक है। नॉन रिड्यूसिंग एंड जो होगा, द लास्ट ग्रुप नॉन रिड्यूसिंग एंड जो होगा वहाँ पे क्या लगा होता है, सल्फेट लगा होगा या तो शुगर लगी होगी, ठीक है। सल्फेट होगा, शुगर होगी, वो चीज़ सबसे पहले हटाई जाती है, वो सबसे पहले लगाई जाती है सिंथेसिस में। और डिग्रेडेशन में वही चीज़ है सबसे पहले हटाई जाती है। ये लिखा हुआ है कि ड्यूरिंग सिंथेसिस वो ऐड होता है बीइंग द फर्स्ट ग्रुप और रिमूव बाय, अच्छा रिमूव कौन करता है, अच्छा अब ये जो है कॉर्नर पे काम करेगा तो एक्सोग्लाइकोसाइडोसिस होंगे। किसी चेन के बीच में जो काम करते हैं ना, चाहे वो डीएनए वाली बात हो, एंडोन्यूक्लियसिस, और जो कॉर्नर्स पे काम करते हैं वो एक्सो होते हैं। तो म्यूकोपॉलीसेकेराइड्स को बीच में से कट लगा के ओलिगोपॉलीसेकेराइड्स बने, तो कौन है वो, एंडोग्लाइकोसाइडोसिस है। और जो है अब ये जो है कहाँ से होगा, रिड्यूसिंग जो शुगर होगी जो कॉर्नर पे लगी होगी, रिड्यूसिंग एंड होगा जो कि सल्फेट जहाँ पे सबसे पहले लगा होगा सिंथेसिस के अंदर, उसको सबसे पहले रिमूव करेंगे, सल्फेटेसिस रिमूव करेंगे या तो एक्सोग्लाइकोसाइडोसिस रिमूव करेंगे, ठीक है। अच्छा अब जो है क्या है, एग्जांपल्स ऑफ एंजाइम एंडो और एक्सोग्लाइकोसाइडोसिस इन्वॉल्व होते हैं लाइसोसोमल डिग्रेडेशन में। और जो है इसकी डेफिशिएंसी से क्या होगा, एक्यूमुलेशन होनी स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जब ये डिग्रेड नहीं होगा, सही है। अच्छा यहाँ पे क्या लिखा है कि मल्टीपल सल्फेट की डेफिशिएंसी से एक ऑस्टिन डिजीज होती है, सही है, जो कि लाइसोसोमल स्टोरेज डिजीज है, जिसके अंदर जो है सारे सल्फेटेज जो होते हैं नॉन फंक्शनल होते हैं, डिफेक्ट इन द फॉर्मेशन ऑफ द ग्लाइसिन अमाइनो एसिड डेरिवेटिव, मतलब नॉन फंक्शनल होता है वो, ठीक है। अब यहाँ पे हमारे पास दो वो हैं, हर्लर सिंड्रोम एंड हंटर सिंड्रोम। ये म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस 1 है और ये म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस 2 है। ये वाली ज़्यादा सेवियर होती है, ठीक है। इसके अंदर कौन सा एंजाइम डेफिशिएंट है, हमने क्या बोला, जब डिग्रेडेशन होगी तो सबसे पहले जो रिड्यूसिंग एंड होगा, ये जो सल्फर लगा हुआ होगा ना, सबसे पहले हम ये सल्फर हटाएंगे। तो ये इडियोयूरोनिक एसिड लगा हुआ है, तो इसको हटाने के लिए कौन आएगा, इडियोयूरोनेट सल्फेटेज आएगा। इडियोयूरोनेट सल्फेटेज की डेफिशिएंसी होती है तो हंटर सिंड्रोम होगा, ठीक है, हंटर सिंड्रोम होगा। और जो है ये सल्फेट को हटाता है, अगर ये नहीं होगा तो हंटर सिंड्रोम होगा। ये एक्स लिंक्ड होता है, इडियोरोनेट सल्फेट डेफिशिएंसी एक्स लिंक होता है। वाइड रेंज ऑफ सेवियरिटी, नो कॉर्निया क्लाउडिंग, इसके अंदर कोई कॉर्निया क्लाउडिंग, इसको असल में हर्लर से कंपेयर किया हुआ है कि हर्लर के अंदर जो होती है कॉर्निया क्लाउडिंग होती है और इसके अंदर कॉर्निया क्लाउडिंग नहीं होती है। माइल्ड टू सेवियर फिजिकल डिफॉर्मिटी एंड डेवलपमेंटल डिसेबिलिटी होती है इसके अंदर क्या होती है, इसमें भी डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी होती है, ड्राफिज्म होता है और जो है अपर एयर ऑब्स्ट्रक्शन और हेयरिंग लॉस भी होता है इसके अंदर। इसमें क्या है, एंजाइम रिप्लेसमेंट थेरेपी से जो है ये ठीक हो सकती है। और डिग्रेडेशन ऑफ डामाटान सल्फेट एंड हेपरान सल्फेट, तो क्या चीज़ इफेक्ट है यहाँ पे, किसकी कौन सी म्यूकोपॉलीसेकेराइड की बात हो रही है यहाँ पे, डामाटान सल्फेट और हेपरान सल्फेट। डामाटान सल्फेट कहाँ होता है, स्किन के अंदर होता है और हार्ट वॉल्स के अंदर होता है, और हेपरान सल्फेट कहाँ होता है, बेसमेंट मेम्ब्रेन्स में होता है। तो इन दोनों की डिग्रेडेशन में जो है वो होती है, क्या होती है, डिग्रेडेशन इफेक्ट होती है, ठीक है। अब यहाँ पे हर्लर का रखा हुआ है, हर्लर के अंदर कौन सा नहीं होगा, अल्फा एल इडियोरोनिडेस नहीं होगा, ठीक है। उधर कौन था, इडियोरोनिडेस सल्फेटेज नहीं था। इडियोरोन डेफिशिएंसी व्हाट इज हंटर सिंड्रोम, हंटर सिंड्रोम इज डिग्रेडेशन defect in the degradation of heparan sulfate and damatane sulfate, usually due to deficiency of the idioronic sulfatase, in which there is developmental disability and physical deformity, and it is X-linked deficiency of idioronic sulfatase. And what is Hurler syndrome? It is a mucopolysaccharidosis type 1. It is most severe type. It is due to deficiency of alpha idioronicase deficiency, in which there is cornea clouding, developmental disability, dwarfism, facial features affect होते हैं, upper airway obstruction और hearing loss भी होता है। इसमें ये भी किसकी डिग्रेडेशन इफेक्ट हुई है, डामाटान सल्फेट और हेपरान सल्फेट की डेपोजिशन इन कोरोनरी आर्टरी। डामाटान सल्फेट क्या होता है, ये एंथ्रोसक्लेरोसिस जो होती है उसके अंदर प्लाक्स भी बनवाता है, तो इसके अंदर भी डेपोजिशन होगी, कोरोनरी आर्टरी के अंदर डेपोजिशन होगी, ठीक है। म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस, नेम से पता चल रहा है कि म्यूकोपॉलीसेकेराइड की एक्यूमुलेशन होगी इसके अंदर। म्यूकोपॉलीसेकेराइड जो होती है हेरिडिटरी डिजीज होती है, कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल हाइड्रोक्सिलेज, यानी डिग्रेडेशन में के लिए जो लाइसोसोम के हाइड्रोक्सिलेज चाहिए होते हैं उसकी डेफिशिएंसी होती है, वो नहीं होगी तो किसकी डिग्रेडेशन इफेक्ट होती है, मेनली हेपरान सल्फेट और कैटान सल्फेट की। म्यूकोपॉलीसेकेराइड इज अ म्यूकोपॉलीसेकेराइडोसिस आर अ ग्रुप ऑफ जेनेटिक डिसऑर्डर कॉल्ड बाय द डेफिशिएंसी ऑफ द लाइसोसोमल हाइड्रोक्सिलेज दैट आर नेसेसरी फॉर द डिग्रेडेशन ऑफ द हेपरान सल्फेट और डामाटान सल्फेट। ये प्रोग्रेसिव डिसऑर्डर है, कैसे कैरेक्टराइज होता है, लाइसोसोमल एक्यूमुलेशन होने लगती है गैग्स की वेरियस टिश्यूज में, स्केलेटल में, एक्स्ट्रासेलुलर। अच्छा इसमें क्या होता है कि एक्स्ट्रासेलुलर डिफॉर्मिटीज आती है, स्केलेटल डिफॉर्मिटीज आती हैं, डेवलपमेंटल डिफॉर्मिटी आती है, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी
आती है। तमाम जो होती है म्यूकोपॉलीसैकेराइडोसिस वो क्या होती हैं, ऑटोसोमल रिसेसिव होती हैं, सिवाय हंटर के जो कि एक्स लिंक रिसेसिव होती है। ठीक है, चिल्ड्रन जो कि होमोजाइगस होते हैं तो पहले तो वो नॉर्मल होते हैं, फिर बाद में जो होता है उनकी जो है सिम्टम्स हमें दिखने शुरू होते हैं। सेवियर डिफिशिएंसी इन एंजाइम की जो होती है, डेथ भी हो सकती है चिल्ड्रन के अंदर। करंटली इसकी कोई क्योर नहीं है। इनकम्प्लीट लाइसोसोमल डिग्रेडेशन ऑफ गैग से क्या होता है, तो ऑलिगोसैकेराइड्स जो होते हैं वो यूरिन में एक्सक्रीट होना स्टार्ट कर देते हैं। तो यूरिन के अंदर ऑलिगोसैकेराइड्स के लेवल्स होते हैं। ऑलिगोसैकेराइड्स दिखते हैं हमारे अंदर गैग्स की, जैसे कि आपको डिग्रेडेशन में पता है ना कि पॉलीसैकेराइड होता है, फिर उसके बाद एंडोग्लाइकोसाइडोसिस काम कर रहे होते हैं, तो फिर वो जो है ऑलिगोसैकेराइड बनते हैं। वो ऑलिगोसैकेराइड जो है हमारे यूरिन में अपीयर हो रहे होते हैं। अब जो है उसका जो स्ट्रक्चर है वो आपको पता है कि रिपीटिंग यूनिट्स अलग होते हैं। डामाटान सल्फेट का अलग रिपीटिंग यूनिट है, हेपरान सल्फेट का अलग है। तो फिर उसके जो है यूनिट्स को देख के हम देख लेते हैं कि ये कौन सा है। और फिर जो है दीज फ्रेगमेंट्स यूज टू डायग्नोज द स्पेसिफिक म्यूकोपॉलीसैकेराइड बाय आइडेंटिफाइंग द स्ट्रक्चर प्रेजेंट ऑन द नॉन रिड्यूसिंग एंड। सही है, नॉन रिड्यूसिंग एंड के ऊपर जो स्ट्रक्चर होता है उससे जो है हमें पता चलता है। और जो पहला हमारा रिमूव हो रहा होता है क्या कहते हैं, जो सबसे पहले ग्रुप नॉन रिड्यूसिंग एंड पे सल्फेट वगैरह ऐड किया जाता है, तो जो है वहीं से डिग्रेडेशन स्टार्ट होती है। वो एंजाइम ही नहीं होता, तो ये सीक्वेंस से ही पता लगाते हैं कि जो है ये कौन सा गैग है। ठीक है, फ्रेगमेंट यूज टू डायग्नोज होते हैं। डायग्नोसिस इसकी कंफर्म किस तरीके से होती है, यूरिन के अंदर ऑलिगोसैकेराइड के लेवल्स आ रहे हैं, ऑलिगोसैकेराइड्स आ रहे हैं, हमने देख लिया भाई ये हेपरान सल्फेट है या डामाटान सल्फेट का है। फिर हमने देखा कि जो है इसकी कंफर्म कैसे करेंगे, हम अपनी डायग्नोसिस को कंफर्म करते हैं डायग्नोसिस हाइड्रोक्सिलेज लेवल से। सही, लाइसोसोम हाइड्रोक्सिलेज लेवल्स चेक करते हैं हम पेशेंट के। अच्छा, बोन मैरो या कॉर्ड ब्लड ट्रांसप्लांट जो है उसमें क्या होता है, मैक्रोफेज ट्रांसप्लांट किए जाते हैं जो कि एंजाइम्स को प्रोड्यूस करते हैं, जो कि गैग्स को जो है डिस्ट्रॉय करती हैं। तो बोन मैरो ट्रांसप्लांट जो कि हंटर और हल्डर में यूज़ किए जाते हैं, लेकिन सक्सेस रेट जो है बहुत लिमिटेड है। और एंजाइम रिप्लेसमेंट जो होती है, थेरेपी अवेलेबल होती है दोनों सिंड्रोम्स के लिए, लेकिन इसमें न्यूरोलॉजिकल डैमेज जो है वो प्रिवेंट नहीं हो सकता।